ठंड, धूप और एक टूटी हुई उम्मीद। जनवरी की ठंडी सुबह थी। सूरज की लालिमा खेतों में बिखर रही थी और गांव का नाम था चंपापुर। मकर संक्रांति आने में एक दिन बचा हुआ था। हर घर में उत्साह था। कहीं तिल कूटे जा रहे थे तो कहीं गुड़ पिघलाया जा रहा था। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। वही गांव के एक कोने में एक झोपड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। ये घर था एक छोटे से किसान हरिवंश का। हरिवंश उस घर में अपनी पत्नी कमला और 10 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। वो एक गरीब किसान था। पिछली बरसात ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। उसके घर में थोड़ा सा गेहूं, गुड़ की एक छोटी सी डली और बहुत सारी चिंता थी। कमला चूल्हे के पास बैठ के तिल साफ कर रही थी कि उसकी उंगलियां अचानक थम गई और वो अपने आप से बोली, हर बार मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनते थे। इस बार पता नहीं क्या होगा। बाहर खाट पर बैठे हरिवंश ने आसमान की तरफ देखा, मानो उसी से जवाब मांग रहा है। त्योहार है कमला, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। पर उसके शब्दों में भी डर छुपा हुआ था। उसी वक्त चिंटू दौड़ता हुआ आया और उत्साह से बोला, बाबा, मैं सबसे ऊंची पतंग उड़ाऊंगा। पूरा आसमान रंगीन हो जाएगा। कमला चुप हो गई। हरिवंश की आंखें भी झुक गई। बेटा, इस बार हम पतंग नहीं खरीद पाएंगे। चिंटू ठिठक गया और बोला, लेकिन अम्मा, कल तो सब पतंग उड़ाएंगे। हरिवंश ने भारी आवाज में कहा, कभी कभी खुशियाँ थोड़ा इंतजार मांगती हैं बेटा। चिंटू कुछ नहीं बोला। वो आसमान की तरफ देखता रहा। गांव की रौनक, घर का सन्नाटा। घर के बाहर ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। लोग हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन इस घर में खामोशी पसरी हुई थी। रात हुई, सब सो गए, लेकिन हरिवंश जागता रहा। उसने साइकिल निकाली और आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, मेरे बेटे की संक्रांति खाली नहीं जाएगी। और वह अंधेरे में साइकिल चलाते हुए निकल पड़ा। चंपापुर गांव नींद में डूबा हुआ था। कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें, तो कहीं से उल्लुओं के हूट। बस यही आवाज़ें आ रही। हरिवंश अपनी पुरानी साइकिल को धीरे धीरे चलाकर चला जा रहा था। रात का अंधेरा था और उसके मन में डर था। हरिवंश जानता था कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ जाना सही नहीं है, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। पीपल के पेड़ के पास एक पुराना सा घर था। लोग उसे लाला भवानी का घर कहते थे, जो कि गांव का साहूकार था। लाला भवानी वह आदमी था जो ज़रूरत में पैसे तो देता था, लेकिन बदले में इज्जत, आत्मसम्मान सब कुछ छीन लेता था। हरिवंश ने दरवाज़ा खटखटाया तो लाला भवानी ने अंदर से बोला, कौन है? इतनी रात गए?
हरिवंश कांपती आवाज़ में बोला, मैं हरिवंश। दरवाज़ा खुला और लाला भवानी हंसते हुए बोला, अरे किसान बाबू, लगता है मकर संक्रांति आई है। हरिवंश ने सिर झुका दिया। वो लाला भवानी, बस थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे? कितने पैसे चाहिए? बस इतना कि पतंग, डोर और कुछ सामान आ जाए। लाला भवानी ने एक पेपर आगे बढ़ा दिया। अंगूठा लगा दो, फसल के बाद चुका देना। हरिवंश जानता था यह सिर्फ कर्ज का कागज़ नहीं है, बल्कि ज़मीन लेने का भी जाल है। लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने चिंटू का मासूम सा चेहरा आ गया और उसने कांपते हाथों से अंगूठा लगा दिया। रात के आखिरी पहर हरिवंश बाजार पहुंचा, जहां से उसने एक रंगीन पतंग, थोड़ा सा गुड़, तिल और कुछ ज़रूरत का सामान खरीदा। सामान छोटा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। जब हरिवंश सुबह घर पहुंचा, तब सूरज निकल रहा था। कमला जाग चुकी थी और उसने चिंतित स्वर में हरिवंश से पूछा, इतनी रात कहाँ गए थे? हरिवंश ने थैला आगे बढ़ा दिया और कमला की आंखों में आंसू आ गए। आपने इस सामान के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई होगी? हरिवंश चुप ही रहा। सुबह हुई और चिंटू उठते ही चिल्लाया, वाह, इतनी सुंदर पतंग। वह उछल पड़ा और उसकी हंसी से सारा घर भर गया। लेकिन हरिवंश के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मकर संक्रांति की सुबह। आज तो चंपापुर गांव की रौनक ही अलग थी। ढोलक की थाप सुबह होते ही गूंजने लग गई। औरतें स्नान करके तिल और गुड़ भगवान जी को चढ़ा रही थी। बच्चे छतों पर चढ़ चुके थे और अपनी अपनी पतंगें उड़ाने की तैयारी में थे, क्योंकि आज मकर संक्रांति थी। कमला ने आंगन की गोबर से लिपाई की, दरवाजे पर आम के पत्ते लगाए और मुस्कुराते हुए चिंटू से बोली, चिंटू, भगवान को प्रणाम कर लो। चिंटू ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसकी नज़र तो बस पतंग पर थी। छतों पर पतंगे उड़ने लगी, लाल, पीली, हरी, नीली, पूरा आसमान रंगीन हो गया। चिंटू चिल्लाते हुए बोला, देखो, मेरी सबसे ऊपर पतंग है। हरिवंश ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका दिल भारी था। तभी गली में हलचल हुई। लाला भवानी अपने 2 आदमियों के साथ हरिवंश के घर पे आ पहुंचा और उसने उसे बोला, अरे किसान बाबू, त्योहार मुबारक हो। कमला घबरा गई और लाला भवानी ने हरिवंश को पेपर दिखाते हुए बोला, याद है ना, फसल के बाद पैसे देना है। हरिवंश ने सिर हिला दिया, हाँ लाला जी। लाला भवानी ठंडी हंसी हंसकर चला गया। आसमान में पतंगे उड़ रही थी, लेकिन हरिवंश की खुशियाँ कट चुकी थी। संक्रांति बीतने के 2 दिन के बाद जब हरिवंश अपने खेत पर पहुंचा, तो उसने वहां पर गांव के पटवारी को देखा। पटवारी ने हरिवंश से कहा, अब तुम्हारी जमीन लाला भवानी के नाम पर दर्ज हो चुकी है। हरिवंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या?
पर मैंने तो सिर्फ कर्जा लिया था। लेकिन कागज तो कुछ और ही कहता है। घर लौटकर हरिवंश कमला को सब बताता है और कमला रोने लगती है। कमला रोते हुए बोली, हमारा खेत, हमारा घर सब बिक जाएगा। चिंटू चुपचाप सब सुन रहा था और धीमी आवाज में बोला, बाबा, क्या ये मेरी पतंग की वजह से हुआ है? उसे सीने से लगा लेता है। नहीं बेटा, गलती तो मेरी थी। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। लोग जमा हुए और उनके सामने धीरे धीरे खुलासा भी हुआ कि लाला भवानी ने हरिवंश के साथ क्या किया है और किस लिए ये पंचायत बैठाई गई है। तभी गांव के बुजुर्ग दीनदयाल काका खड़े हुए और उन्होंने कठोर आवाज़ में लाला भवानी से बोला, लाला भवानी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी जान पिछले साल किसने बचाई थी? लाला भवानी चौंक गया और दीनदयाल काका ने सब गांव वालों के सामने एक पुरानी कहानी बताई। सालों पहले एक बाढ़ में हरिवंश ने एक बच्चे को बचाया था, जो कि वह लाला भवानी का ही बेटा था। लाला भवानी की आंखें भर आईं और उसने टूटती हुई आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पहचान ही नहीं पाया कि मैं किससे सौदा कर रहा हूँ। लाला भवानी ने पंचायत के सामने ही उन पेपर्स को फाड़ दिया और हरिवंश से बोला, यह ज़मीन तुम्हारी है और यह कर्ज ख़त्म हो गया। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली बार जब मकर संक्रांति आई तो चिंटू खुशी खुशी पतंग उड़ा रहा था और हरिवंश उसे देख रहा था, लेकिन उसके मन में अब कोई डर नहीं था। त्योहार का मतलब सिर्फ खुशियाँ नहीं होती हैं, बल्कि यह तो इंसानियत और कृतज्ञता का भी नाम है। जो आज मदद करता है, कल उसे ही बचाया जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।